अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की आज हमारी पहली ऑनलाइन क्लास है। अपनी फिजिकल क्लास में हमने तकरीबन 6 वीक्स का काम कवर कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वीक 7। चैप्टर का नाम है द डायरेक्टर्स। इसमें हम डायरेक्टर से रिलेटेड तमाम चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि टाइप्स हो गई, डायरेक्टर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, हाउ कैन वी फाइंड द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को हम कहाँ से हायर करेंगे, या इम्पोर्टेंस क्या है, उनके रोल्स क्या हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। तो इस तमाम चीज़ों पे आज डिस्कशन होगी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले है जी टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। तो सबसे पहली जो टाइप है वो है एग्जेक्टिव एंड नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की। अब एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स अगर हम सिंपली इस पे बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, और इनका एक फुल टाइम ऑफिस होता है और ये कंपनी के पेरोल पे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं ये कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं ये फुल टाइम एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, और ये एक ऑफिस होल्ड करते हैं किसी भी कंपनी में। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ये पार्ट टाइम होते हैं, ये कभी कभार आते हैं या डेली बेसिस पे नहीं आ सकते, और ये कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो डे टू डे हैंड्स ऑन होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैंड्स ऑफ। मतलब इसका क्या है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो डेली के जो काम है डे टू डे उनमें हिस्सा लेते हैं, दे आर पार्ट ऑफ इट। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उसमें हिस्सा नहीं लेते, डेली के जो आपकी जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिस तरह डिस्कशन इस पे हो भी गई कि ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कंपनी के पेरोल पे होते हैं, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं ये कंपनी के पेरोल पे नहीं होते, ये उसके एम्प्लॉयज़ नहीं होते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं सो यू बिकम द पार्ट ऑफ द कंपनी, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पार्ट ऑफ द कंपनी नहीं होते, इसलिए वो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं साइन करते। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर नॉन इंडिपेंडेंट, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थोड़े से डिपेंडेंट होते हैं, और वो स्पेसिफिकली शायद किसी भी स्टेक होल्डर्स के लिए उसकी बिहाफ पे काम करें या उनके इंटरेस्ट के लिए काम करें। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो ओवरऑल कंपनी के लिए काम कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के लिए काम नहीं करते। लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे काम करते हैं, उनको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का दी जाती हैं जिसको वो कर रहे होते हैं, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए इसको करना ज़रूरी नहीं है। पोर्टफोलियो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड विदाउट पोर्टफोलियो, इनको कंपनी में कोई ख़ास पोर्टफोलियो दिया जाता है जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को कोई पोर्टफोलियो नहीं मिलता, वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगेन वही चीज़ें हैं कि इनको शायद कोई एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एग्जीक्यूटिंग स्ट्रेटजी, कंसिडर एंड रिव्यू स्ट्रेटजी। कोई भी स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करना ये काम होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वो पहले स्ट्रेटजी को रिव्यू करते हैं। ये स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है इससे किन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, किन लोगों को कम फायदा होगा। ऐसा ना कि किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई हो। तो नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, और वो चाहते हैं कि ओवरऑल सारी की सारी कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए काम किया जाए, तो इसलिए वो स्ट्रेटजी को रिव्यू करते हैं। अगर उनके मुताबिक स्ट्रेटजी ऐसी है कि वो सब स्टेक होल्डर्स के लिए हेल्पफुल है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की इजाज़त मिल जाती है। माइक्रो इंटरनल नॉलेज, मैक्रो एक्सटर्नल नॉलेज। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास माइक्रो लेवल की नॉलेज होती है, मींस इंटरनल लेवल की नॉलेज। वाई? बिकॉज दे आर एम्प्लॉयज़, तो उनके पास वही नॉलेज उनके लिए काफ़ी होती है। जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के पास जो है वो मैक्रो लेवल की या एक्सटर्नल लेवल की उनके पास नॉलेज है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो एक
ओपनली काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ इंटरनल इंफॉर्मेशन या इंटरनल नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद है जी रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स। ये कौन लोग होते हैं? Are those representative directors are those members of board of directors who represent a particular stakeholder. They are in board of director to protect the interest of the person whom they represent. अच्छा, अभी हमने पीछे बात की कि ये जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो हैं जो कि किसी की बिहाफ पे काम नहीं करते या किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते। रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स हैं जो कि किसी खास स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा होते हैं और हर टाइम यही कोशिश रहती है उनकी कि वो अपने स्टेक होल्डर की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। मिसाल यहाँ पे दी गई है क्रेडिटर्स की, तो मैं एक सिंपल मिसाल ऐड कर लेता हूँ इसमें कि एक कंपनी है जिसने काफ़ी सारा पैसा उठाया है किसी भी क्रेडिटर से। आप मिसाल के तौर पे बैंक ले लें, तो बैंक से उन्होंने काफ़ी सारा पैसा उठाया है, मे बी इन बिलियंस। तो अब बैंक यही चाहेगा कि कोई भी डिसीजन ऐसा ना लिया जाए जिससे मुझे अपने पैसे रिकवर करने में इशू हो या इंटरेस्ट रिकवर करने में इशू हो। तो वो जब पैसा देते हैं तो कभी कभार इस कंडीशन पे देते हैं कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा एक मेंबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपकी कंपनी में, तो हमारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा आपके पास, एक मेंबर होगा आपके पास, जो कि इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि कोई भी काम या कोई भी डिसीजन ऐसे ना लिए जाए जिसकी वजह से कल को हमारे बैंक को पैसे रिकवर करने या इंटरेस्ट रिकवर करने में कोई भी इशू हो। तो अगर कंपनी और बैंक के बीच में ये कंडीशन पे बात होती है और ये डिसाइड हो जाता है म्यूचुअल कंसेंट की वजह की बेस पे कि चलें ठीक है, आप अपना एक मेंबर हमें दें, वो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारे पास होगा और कोई भी डिसीजन जब वो ले सकेगा तो उस पर नज़रसानी के लिए उसके पास पेश किए जा सकेगा। तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठता है, मीटिंग्स अटेंड करता है और इस चीज़ का पूरी तरह ख्याल रखता है कि कोई भी डिसीजन ऐसे ना लिए जाए जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर है उसके इंटरेस्ट को खतरा हो। तो इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स। अब है जी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है। ये सिर्फ कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, किसी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर के लिए काम नहीं कर रहे होते। अच्छा, दीज मेंबर्स आर रेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये बंदे कम हैं, इस किस्म के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी थोड़ी कमी है मींस, क्योंकि मोस्टली जो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स होते हैं ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ही काम कर रहे होते हैं। They are part of board of director to look after the interest of whole company rather than represent a particular party. They are also elected by shareholders. Most researchers considered independent directors as the key to good governance and success of the company. आपकी कंपनी कितनी सक्सेसफुल होगी या आप कितनी अच्छी तरीके से गवर्नेंस कर सकते हैं अपनी कंपनी की, ये रिसर्चर्स कहते हैं कि ये डिपेंड करता है अ, आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे। अगर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ज़्यादा हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, उतनी ही आपकी कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और उतने ही अच्छी तरीके से गवर्नेंस की जा सकेगी आपकी कंपनी की। अच्छा, इसके बाद है जी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये कौन है? तो इसमें देखें दो पॉइंट आ गए, एक तो इंडिपेंडेंट आ गया और एक नॉन एग्जीक्यूटिव आ गया। इट मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी नहीं होते और ये किसी स्टेक होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी नहीं होते। These are both non-executive and independent. It means they do not form part of company's management and do not represent any particular stakeholder. ये ना स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ये कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ होल कंपनी रादर देन फॉर ए पार्टिकुलर स्टेक होल्डर। डिफेक्टो डायरेक्टर कौन है? इट इज़ a person who is not a director of company, that is he is not formally elected as director but attends the meetings of its board as an observer or facilitator. He is normally senior employee of the company who is knowledgeable about its affairs and therefore can be asked to join the meetings. अच्छा, ये मीटिंग्स तो ज्वाइन करता है लेकिन ये कंपनी का फॉर्मल एक डायरेक्टर नहीं होता, ना इसको इलेक्ट किया जाता है एज ए डायरेक्टर,
लेकिन ये मीटिंग्स ज्वाइन करता है। मीटिंग्स ज्वाइन क्यों करता है? ही अटेंड्स द मीटिंग एज ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर। क्यों ये करता है? ही कैन बी ए सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये सीनियर एम्प्लॉय होता है। सीनियर एम्प्लॉयज के पास ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, इसके अफेयर्स के बारे में, इसकी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसको इस बेस पे, इसके नॉलेजेबल होने की बेस पे मीटिंग्स में बिठाया जाता है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें मालूम की जाती हैं। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉलेजेबल अबाउट द डिफरेंट अफेयर्स एंड एक्टिविटीज़। तो ये एक फॉर्मल डायरेक्टर तो नहीं होता, लेकिन मीटिंग्स में बैठता है, मीटिंग्स ज्वाइन करता है ड्यू टू हिज नॉलेजेबल स्किल्स। अच्छा जी, शेडो डायरेक्टर है। ही इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ही इज नॉट इलेक्टेड फॉर्मली एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर एंड ही इज नॉट अटेंडिंग द मीटिंग्स बट हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ मीटिंग्स। अच्छा, ना ये डायरेक्टर है फॉर्मल, ना इसको फॉर्मली इलेक्ट किया जाता है और ना ही ये मीटिंग्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की इस पे पाबंदी नहीं होती। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इसका मीटिंग्स पर। जब भी मीटिंग्स सेट की जाती हैं तो पहले इससे इंस्ट्रक्शंस ली जाती हैं और उसके बाद ये मीटिंग्स कराई जाती हैं। अब देखें, these types of directors, अच्छा सॉरी, दिस इज बिकॉज अदर डायरेक्टर्स टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिम। बाकी के जो डायरेक्टर्स हैं वो इससे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। These type of directors are common on holding companies। अच्छा, ये होल्डिंग कंपनीज में ज़्यादा होता है। अब होल्डिंग कंपनीज कौन सी हैं? जो कि बाकी की कंपनीज को एक्वायर करती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितना टाइम गुजरता है, इनके पास फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो दे स्टार्ट एक्वायरिंग अदर कंपनीज। अब मिसाल के तौर पे दो कंपनीज हैं, ए एंड बी। अब ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर दिया। ये आपको शेडो डायरेक्टर्स की थोड़ी सी मिसाल लेता हूँ। ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर कर दिया। अब बी कंपनी में टोटल 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी ए के हैं और 3 डायरेक्टर्स कंपनी बी के हैं। अब 5 डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी ए के हैं, तो कंपनी ए का जो चेयरमैन होगा, तो ये 5 डायरेक्टर्स पहले उनसे इंस्ट्रक्शंस लेंगे, उसके बाद मीटिंग में बैठा जाएगा। तो इसको कहते हैं शेडो डायरेक्टर। शेडो डायरेक्टर में ये होल्डिंग कंपनीज में ज़्यादा होता है। वो मीटिंग्स वगैरह ज्वाइन भी नहीं करता, लेकिन अपने डायरेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी बात करनी है, एजेंडा वगैरह क्या होगा मीटिंग का और किस किस पॉइंट पे बात करनी है। ये इंस्ट्रक्शन सारी दी जाती है शेडो डायरेक्टर की तरफ से। अल्टरनेट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, ही इज ए पर्सन हु इज नॉमिनेटेड बाय ए ड्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर टू अटेंड द मीटिंग ऑन हिज प्लेस इफ द नॉमिनेटिंग डायरेक्टर इज आउट ऑफ कंट्री और कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। अब एक डायरेक्टर इस तरह है जो कि मुल्क से बाहर है या किसी भी और पॉइंट की वजह से, हेल्थ इशू की वजह से या किसी भी पर्सनल, अगर वो बिजी है या किसी और काम में है या मुल्क से बाहर है, तो वो अपनी जगह पे किसी और बंदे को भी भेज सकता है कि मेरी जगह पे, मेरी बिहाफ पे ये बंदा मीटिंग अटेंड करेगा। तो इस तरह इस बंदे को अल्टरनेट डायरेक्टर कहते हैं। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनी की सक्सेस के लिए या गुड गवर्नेंस के लिए? सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट एज पर्टिकुलर स्टेक होल्डर एंड वर्क फॉर होल कंपनी। अच्छा, ये इस किस्म की पाबंदी नहीं लगाते कि मैं किसी खास स्टेक होल्डर की तरफ से आया हूँ तो मैं सिर्फ उसके इंटरेस्ट के लिए काम करूँगा, बल्कि ये तमाम की तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। दे डू नॉट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एनीवन। जब नाम में आ गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो ये किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शन किसी से नहीं लेते, खुद काम कर रहे होते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट है, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड नॉलेजेबल। ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़, अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो इनको डिसीजन मेकिंग करने में या प्लानिंग करने में कोई इतनी खास मुश्किल नहीं होती एज कम्पेयर टू द अदर पीपल। दे टेक देयर रोल ऑफ ओवरसाइट वेरी सीरियसली। अच्छा, मुख्तलिफ रोल्स होते हैं किसी भी डायरेक्टर से, उसमें एक रोल जो है वो ओवरसाइट का है। तो ये अपने इस रोल को बहुत सीरियसली निभाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू क्रिएट बैलेंस ऑफ पावर ऑन बोर्ड। अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर ऑन बोर्ड क्या है? पावर को इक्वली लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
लाते हैं या बनाते हैं, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर को रखने में ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। दे प्रमोट बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, व्यूज एंड टैलेंट ऑन बोर्ड। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रहे, हर एक बंदा हर एक चीज़ को, हर एक अपने जो उसका एरिया है उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करे, अपने व्यूज पेश करे, और जो टैलेंट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे पास हमारे बोर्ड में। दे ट्राई टू सेलेक्ट बेस्ट कैंडिडेट्स टू बी पार्ट ऑफ कमेटीज़। मुख्तलिफ किस्म की कमेटीज़ बनाई जाती हैं, और ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे मेंबर्स या कैंडिडेट्स को कमेटी में शामिल किया जाए, ताकि चीज़ों का रिजल्ट अच्छे तरीके से निकले। जैसे ऑडिट कमेटी हो गई, रेम्यूनरेशन कमेटी हो गई, तो इनके लिए ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि सही तरीके से ऑडिट कर सकें, जो कि सही तरीके से नॉमिनेशंस कर सकें या रेम्यूनरेशन सेट कर सकें। तो उसके लिए ये कोशिश करते हैं कि बेहतरीन कैंडिडेट्स को इन कमेटीज़ का हिस्सा बनाया जाए। ट्राई टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द कंपनी, अंडरस्टूड बात है। दे आर ब्रिज बिटवीन बोर्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये अपने बोर्ड और जो एक्सटर्नली लोग होते हैं, एक्सटर्नल काफ़ी सारे आपके स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ आपकी डिस्कशन मीन्स आपका उनके साथ ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, तो ये उनके बीच में एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, वेयर टू लुक फॉर INED। INED मीन्स इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अच्छा, इनको आप ढूंढेंगे कहाँ से, इनको आप हायर कहाँ से करेंगे? तो दे कैन बी फाउंड इन अदर कंपनीज एज द चेयरमैन और हैविंग ए गुड रेपुटेशन। तो ये आपको और कंपनियों में मिलेंगे। अच्छा, और कंपनियां जो हैं वो रिलेटेड भी हो सकती हैं, नॉन रिलेटेड भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसमें देखें कि उनका चेयरमैन कौन है, वो किस तरह से एक्टिविटीज़ को संभाल रहा है, तो आप उसको फिर हायर कर सकते हैं ज़्यादा सैलरी दे के, या उसको नॉमिनेट करें तो उसको इलेक्ट कर सकते हैं आपके जो शेयर होल्डर्स हैं। या कोई भी बंदा अगर वो चेयरमैन नहीं भी है, तो अगर उसकी गुड रेपुटेशन है मार्केट में ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, तो फिर उसको आप उसको हायर कर सकते हैं। रिटायर्ड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स, CAs, इंजीनियर्स, या कोई भी ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, जैसे लॉयर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, तो उनको भी आप इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे ला सकते हैं अपनी कंपनी में, उसको मेंबर बना सकते हैं। या रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हो गए, जैसे जजेस हैं, तो दे आर वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द लॉज। उनको लॉज का बहुत तरीका, कानून का पता होता है, डिफरेंट एक्ट्स का पता होता है, तो इनको भी आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना सकते हैं। या प्रोमिनेंट फिगर जो भी हैं, जो कि प्रोमिनेंट फिगर्स होते हैं, जो जिनको ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, तो उनको भी आप एज एन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो ला सकते हैं और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बना सकते हैं। अच्छा जी, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। ए पर्सन टू बी पार्ट ऑफ ए कंपनी मस्ट मेक ए फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, उस एक बंदे की इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पे है, तो इसको अगर वो एक कंपनी का हिस्सा बनने जा रहा है, तो ये एक मेरे ख्याल से एक उसके ऊपर लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉर्मल तरीके से अपने जो तमाम इंटरेस्ट हैं उनकी डिक्लेरेशन करे। सबसे पहले डिटेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम और हिज फैमिली इन कंपनी। अगर जो इस कंपनी में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, अगर उसमें उसके शेयर्स हैं, ये उसकी कंपनी की शेयर्स हैं, तो इसको क्लियरली और फॉर्मली वो डिक्लेयर करना होगा कि इस कंपनी में मेरे इतने शेयर्स हैं और मेरी फैमिली मेंबर्स के इतने शेयर्स हैं। एनी अदर डायरेक्टरशिप हेल्ड बाय हिम, इसके अलावा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की बात हो रही है, तो ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होती है, पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बंदा एक ही टाइम में मुख्तलिफ कंपनीज के साथ डायरेक्टर हो। तो अगर वो किसी और कंपनीज के साथ भी डायरेक्टर है, किसी कंपनी के पास जॉब करता है, सॉरी, एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, जॉब तो नहीं करता, एम्प्लॉय नहीं होता, एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, तो वो भी इसने डिक्लेयर करना होगा। हिज इंटरेस्ट विद अदर कंपनीज हु आर डीलिंग विद द कंपनी। अच्छा, अगर इस आपकी कंपनी जिस कंपनी में काम कर रहा है, इसकी किसी और कंपनी के साथ डीलिंग्स तो लाजमी होती रहती हैं, तो उस कंपनी में इसकी कितना इंटरेस्ट है। कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें फिर वो फेवरेटिज्म वगैरह आ जाता है, और जिस कंपनी में इनका इंटरेस्ट होता है, तो उस कंपनी की तरफ इनका थोड़ा रुझान ज़्यादा होता है, ताकि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा डीलिंग्स की जा सकें और अपना फ़ायदा भी उसमें बनाया जा सके। तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए। हिज रिलेशंस विद कंपनीज और इट्स डायरेक्टर्स, बाकी की जो कंपनीज है जिसके साथ डीलिंग्स होती है उसके साथ इनके रिलेशंस क्या हैं, और इट्स डायरेक्टर्स या डायरेक्टर के साथ इनके रिलेशन क्या हैं। या जिस कंपनी में ये है,
उस कंपनी के साथ इसका पहले क्या रिलेशन था या उसके डायरेक्टर्स के साथ क्या रिलेशन था, ये चीज़ें इसने क्लियरली डिक्लेयर करनी है। एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इन तमाम पॉइंट्स के अलावा भी अगर कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन है जिसको बताना ज़रूरी समझा जाए, तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को चाहिए कि वो इन चीज़ों को, इस अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिक्लेयर करे। अब देखें, एक बंदा एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, तो वो उसके लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। क्यों? बिकॉज उसको आप कल को अगर कुछ इस तरह का काम हो गया जो कि अगेंस्ट द लॉ है, या उसने कोई इस तरह का एक्टिविटी की जो कि इलीगल है, तो उसको आप फिर उसकी सैलरी बंद करके, उसको फायर करके, कुछ ना कुछ तरीका करके उससे पैसा भी रिकवर कर सकते हैं। और लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आपके कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो इसलिए इंफॉर्मेशन का उनसे लेना ज़रूरी है। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? Insider trading involves trading in a public company stock by someone who has non-public material information. ये दो पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, फिर इस पर डिटेल में बात करेंगे। About the stock for any reason. It is illegal when the material information is still non-public, and this sort of insider trading comes with harsh consequences. अच्छा, पहले देख लेते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या है। मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज एनी इन्फॉर्मेशन दैट कुड सब्सटेंशियली impact an investor's decision to buy or sell the security. ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि एक इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग में उसको इन्फ्लुएंस करे या उसको इम्पैक्ट करे, उसको इफेक्ट करे, उसको कहते हैं जी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करे। नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या है? नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट लीगली अवेलेबल टू द पब्लिक। ये कौन सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पब्लिक को लीगली अवेलेबल नहीं होती। अब इनसाइड ट्रेडिंग क्या है? इनसाइड ट्रेडिंग ये होती है कि कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, खासकर जो अच्छी सीटों पे काम कर रहे होते हैं, उनको कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन का पता होता है। तो वो क्या करते हैं, वो इस किस्म की इंफॉर्मेशन को लीक कर देते हैं। या तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है या नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, और इससे फ़ायदा अपने जो दोस्त हैं या फैमिली हैं उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, और कभी कभार मिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं बहुत थोड़े टाइम में। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी आईपीओ करने वाली है, या एक कंपनी डिविडेंड इशू करने वाली है, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो की पोस्ट की सीट्स पे जो लोग बैठे होते हैं उनको होती है। तो वो ये पहले इंफॉर्मेशन पहले से लीक कर देते हैं, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, या किसी भी दूसरे बंदे को पैसों के अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और इस पैसों से, इस इंफॉर्मेशन से वो लोग फिर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, अमेजोन की एग्जांपल है। In September 2017, former Amazon company incorporation financial analyst Brett Kennedy was charged with insider trading. ब्रेट कैनेडी जो है, इसको चार्ज किया गया था इनसाइड ट्रेडिंग की बुनियाद पे। अच्छा, उसने किया क्या था? अथॉरिटी सेड कैनेडी गेव फेलो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन मेजियर कोई नाम है, information on Amazon's 2015 फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स बिफोर द रिलीज। अच्छा, केनेडी ने क्या किया? उसने अपने कोई भी यूनिवर्सिटी का दोस्त था या कोई भी था उसका, उसको इंफॉर्मेशन दी कि 2015 के पहले क्वार्टर की अर्निंग्स कितनी है, जबकि ये इंफॉर्मेशन अभी तक रिलीज नहीं की गई थी लोगों को। ठीक है। रजा खानी, ये इसी का नाम है। रजा खानी पेड केनेडी 10,000 फॉर द इंफॉर्मेशन, और इस एक्टिविटी के लिए, इस इनसाइड ट्रेडिंग के लिए केनेडी को $10,000 दिए गए थे। इन रिलेटेड केस द SEC सेड रजाखानी या रजाखानी जो भी है मेड $115,997 ट्रेडिंग अमेजोन शेयर्स। सिर्फ $10,000 दे के इस बंदे ने $1,15,997 का प्रॉफिट कमाया था शेयर्स को ट्रेड करके। तो ये होती है जी इनसाइड ट्रेडिंग, और इस इनसाइड ट्रेडिंग इलीगल है, और इससे बहुत खास चंद लोग ही फायदा उठा पाते हैं, जिनको ये इंफॉर्मेशन, ये टिप्स मिल जाती हैं। सिर्फ वही फायदा उठाते हैं, तमाम के तमाम लोग फायदे से नहीं उठा सकते। तो इसको इनसाइड ट्रेडिंग कहते हैं। अब है जी मार्केट एब्यूज। तो ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है जो कि की जाती है। The concept of market abuse typically consists of insider dealing. देखें, इनसाइड इंफॉर्मेशन फिर इसमें ये है।
अनलॉफुल डिस्क्लोजर ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन। आप इलीगली जब इंफॉर्मेशन की जब इनसाइड इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं, तो वो भी मार्केट एब्यूज में आता है। एंड मार्केट मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स विच कुड अराइज फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। फिर आप मार्केट को कंट्रोल करते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं? फॉल्स, कभी कभार आप देखें फॉल्स इंफॉर्मेशन भी लीक कर देते हैं। misrepresenting prices or improper use of insider information, market abuse behavior is unlawful and prohibited। अच्छा, कभी कभार आप ऐसा भी करते हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन लीक कर देते हैं। जब फॉल्स इंफॉर्मेशन लीक करते हैं तो वो भी इन्वेस्टर के जो डिसीजन है उसको इफेक्ट करते हैं, और आपकी जो शेयर प्राइस है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है जिस तरह की आपने प्लानिंग की हुई है, और उसके मुताबिक आप फॉल्स इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं, और जो कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इफेक्ट करते हैं। इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल deliberately releases misleading and incorrect information into the market। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मिसलीडिंग और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन लीक करने से भी होता है with a view to distort the market in investments। ये किस लिए किया जाता है? ताकि जो मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि पैसा लगाया हुआ है इन्वेस्टर ने, उसको डिस्टर्ब किया जाए, और क्रिएट ए फॉल्स इंप्रेशन अबाउट द लाइकली मूवमेंट इन द शेयर प्राइस, या एक गलत इंप्रेशन दिया जाता है इस तरह कंपनी की साइड से ताकि जो शेयर प्राइस है उसमें मूवमेंट लाई जा सके। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो मार्केट एब्यूज है या इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये दोनों जो है ये एक इलीगल एक्टिविटी है जो कि आमतौर पे कंपनी के अंदर जो की पोस्ट पे बंदे बैठे होते हैं वो करते हैं, और वो इससे फिर खुद फ़ायदा उठाते हैं या कोई स्पेसिफिक लोग इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था जी हमारा द डायरेक्टर्स। कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।